हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। देखिए, मैंने आपके साथ एक यूट्यूब लाइव सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ ऑन टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली आज ये हमारा सेक्शन, ये बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक लेक्चर 1 लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है अभी तक तो डेफिनेटली वो देखिए और आपको बहुत ही बेनिफिशियल मिलेगा वहां पे, और आपका एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस होते जाएंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा पेपर 2 के लिए, जो मैनेजमेंट का है। यहां से भी डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सीखोगे और उसके साथ साथ आपका एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस होते जाएगा। तो इसी टाइप के एमसीक्यूज, इसी टाइप के कंटेंट आपको मिलने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमारे जो आईएफएस यूजीसी नेट है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, कंटेंट, जो भी पेपर आपको आएंगे वहां पे आप इजीली मिल जाएगा आपको। ओके, तो चलिए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पे पूछा है। आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ गवर्निंग रिक्रूटमेंट? सप्लाई एंड डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिक्रूटमेंट पॉलिसी या फिर सन ऑफ सॉइल? Which of the following is not an external force? यहां पे एक्सटर्नल फोर्स पूछा है ऑफ गवर्निंग रिक्रूटमेंट। बताना है आपको एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काम आएगा। क्या होता है एक्सटर्नल फोर्सेस? क्या सप्लाई एंड डिमांड, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी या फिर सन ऑफ सॉइल? तो देखिए, जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड होता है ये हमारा क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड ये हो जाता है हमारा इंटरनल प्रोसेस। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी हो जाता है हमारा इंटरनल प्रोसेस। सन ऑफ सॉइल ये भी हमारा हो जाता है इंटरनल। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ जाता है? इंटरनल फैक्टर आ जाता है। ये हमारा होता है इंटरनल फैक्टर। ओके, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। देखिए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कौन बनाएगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रहेगा, जो भी एचआर डिपार्टमेंट रहेगा, वो आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी कराएगा। जो सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? ये बेसिकली आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा। ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप सुनते हो तो क्या क्या देखते हो? अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बाहरी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी हमारा हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर। उसके साथ साथ सन ऑफ सॉइल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सन ऑफ सॉइल बताया था। तो अगर आपने सन ऑफ सॉइल नहीं बताया तो जरूर जाइए, लास्ट क्लास देखिए और वहां पे आपको समझ आएगा सन ऑफ सॉइल क्या होता है। देखिए, सन ऑफ सॉइल कौन होता है? सन ऑफ सॉइल बोलते हैं ना, अगर इंग्लिश टर्म में देखोगे, सन ऑफ सॉइल मतलब जो बंदा जिस जगह का होता है उसी जगह को हम बोलते हैं सन। तो सन ऑफ सॉइल, मान लीजिए आप महाराष्ट्र के हो तो यू विल बी कॉल्ड एज द सन ऑफ सॉइल। तो बेसिकली सन ऑफ सॉइल में क्या होता है? जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जिस ओरिजिन से बिलोंग करता है, जिस ज्योग्राफिक रीजन से बिलोंग करता है, उसी रीजन में स्टूडेंट लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगा। जो भी एम्प्लॉइज रहेंगे वही रीजन, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र से जितने भी आपके एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी आपके सुटेबल कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको पहले चांस दिया जाएगा, उनको पहले दिया जाएगा पोस्ट, ना कि बाहर से जो आए। तो इसको हम बोलते हैं सन ऑफ सॉइल। तो ये भी सन ऑफ सॉइल जो होता है ये भी मेरा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर। बट जो मेरा रिक्रूटमेंट पॉलिसी होता है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी मैंने क्या बताया? ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज इंटरनल फैक्टर। बाकी सब मेरे एक्सटर्नल फैक्टर है। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को पूछा था नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सब रेस्पॉन्ड करके बताएंगे ये क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, मैंने यहां पे आपको लिख भी दिया है, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होता है ये मेरा इंटरनल फैक्टर होता है अफेक्टिंग द रिक्रूटमेंट। अदर्स आर द इंटरनल फैक्टर सच एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहां पे बनाओगे? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बनाओगे।
साइज ऑफ फर्म, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो कंपनी है वो कितना बड़ा है, कॉस्ट, आपको कितना कॉस्ट इनकर होगा ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने में, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये सब डिपेंड करता है आपका इंटरनल फैक्टर में। दिस आर कम्स अंडर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट में। तो चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यहां पे दिया है परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका कब होता है, आपका कुछ काम करोगे उसके बाद आपका परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इज लिंक टू जॉब एनालिसिस, क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल मेरा जॉब एनालिसिस के साथ लिंक है क्या? रीजन में बोला है जॉब एनालिसिस सेट आउट द रिक्वायरमेंट which are translated into performance standards which in turn from the basis of performance appraisal। तो क्या जो रीजन दिया है एसेसन को लिंक कर रहा है? बिकॉज लगा के देखिए, बिकॉज लगा के देखिए क्या वो लिंक कर रहा है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एसेसन को चेक करना होगा कि एसेसन सही बोल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको रीजन को चेक करना होगा, रीजन सही बोल रहा है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, अगर एसेसन सही है, रीजन सही है, फिर बिकॉज लगा के देखिए जो भी मेरा रीजन है वो एज पर दी एसेसन है कि नहीं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लिंक टू जॉब एनालिसिस, करेक्ट, ट्रू। जो भी मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो मेरा जॉब एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, परफेक्ट। जॉब एनालिसिस सेट आउट द रिक्वायरमेंट विच आर ट्रांसलेटेड इनटू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फिर आपका जॉब एनालिसिस करके आपका जो भी आप पोस्ट में हो उसका वर्थ देख के ही आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को कर रखते हैं। मान लीजिए आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, तो मार्केटिंग मैनेजर का जो जॉब रोल रहता है उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, उसी हिसाब से आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है। जो आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी मैं क्या करूंगा, बिकॉज लगा के देखूंगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लिंक टू जॉब एनालिसिस बिकॉज job analysis set out requirements which are translated into performance standards which in turn form the basis for performance appraisal। तो मेरा जॉब एनालिसिस एक बेसिस काम करता है जिससे मैं अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट रख सकूं और उसी हिसाब से मैं अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल लेके आऊंगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही बोल रहा है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको इजीली समझ आ गया होगा क्या था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए मैंने यहां पे आपको लिख भी दिया है जॉब एनालिसिस क्या होता है। आई होप दिस स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या होता है मेरा जॉब एनालिसिस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो जॉब एनालिसिस में मेरा दो चीज आता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और एक जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। अगर आपको ये स्लाइड विजिबल नहीं है तो सिंपली आप मेरे बात को सुनते जाइए और अगर आप नोट डाउन कर रहे तो नोट भी करते रहिए। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपका जॉब टाइटल, आपका जॉब टाइटल होगा, आप कौन सा टाइटल, आप कौन सा पोजीशन में काम कर रहे हो, आपका जॉब लोकेशन, आपका जॉब कहाँ पे है, कौन सा जगह में लोकेटेड है, आपका जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू हुम, आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो, वर्किंग कंडीशन, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जॉब ड्यूटीज, आपका जॉब ड्यूटीज कैसा है। उसके बाद मशीन टू बी यूज्ड, आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लेबर का काम कर रहे हो तो जो लेबरिंग वर्क होता है उसमें आप कौन सा मशीन काम कर रहे हो। हैजार्ड्स, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे हैजार्ड्स कितना है। फॉर एग्जांपल आप अगर माइंस में काम करते हो तो माइंस में बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं, तो इसी हिसाब से मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन, यही सब पॉइंट से ही मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है। उसी हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन मेरा बनता है। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा याद रखिए, जॉब एनालिसिस जब भी टर्म आता है उसमें मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन रहता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या रहता है, मेरा क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, आपको जो काम करना है उसके लिए आपका कितना क्वालिफाई होना चाहिए आपके लिए, एक्सपीरियंस, वो काम करने के लिए आपका कितना एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग, आप वेल सुटेबल ट्रेंड हो कि नहीं वो जॉब को करने के लिए, तो ट्रेनिंग भी यहाँ पे आ जाएगा। स्किल्स, आपके पास पर्टिकुलर स्किल्स है कि नहीं वो काम को करने के लिए, तो स्किल्स भी आ जाता है मेरा। उसके बाद आता है मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे मिलेगा वो काम को करने के लिए। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इमोशनली कितना स्टेबल हो वो जॉब को करने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सेंसरी डिमांड्स, तो सेंसरी मोटर्स के भी डिमांड्स आते हैं, तो ये सब मेरे जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। तो आपको ये सिंपली कीवर्ड को याद रखना है, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रहते हैं, तो इजीली आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट हैज अ लिमिटेड स्कोप। जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट होता है उसमें लिमिटेड स्कोप रहता है एंड एन इन्वर्टेड ओरिएंटेशन। उसके बाद रीजन में दिया है इट व्यूड लेबर एज अ टूल। कौन? जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट होता है, क्या जो भी हमारे लेबर होते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें सिर्फ सिंपली एज अ टूल यूज करते हैं। द बिहेवियर ऑफ विच वुड बी मैनिपुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्लेस व्हेन इट वाज वॉन्ड आउट। क्या होगा इसका आंसर? देखिए ये क्वेश्चन आपका पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर है। तो हम दो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट एक पढ़ते हैं और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये वाला मेरा अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अब मॉडर्न के टाइम में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एनालिसिस करते हैं और इसी के ऊपर पढ़ते हैं। बट जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये मेरा ट्रेडिशनल मेथड था। ये पहले का टाइम में हम यूज करते थे। पहले का टाइम में हम पर्सनल मैनेजमेंट को यूज करते थे। तो ये जो मेरा पर्सनल मैनेजमेंट था, जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में था, यहाँ पे हम लेबर को सिंपली एज अ टूल देखते थे। ओके, यहां पे सिंपली हमारा एक ही मोटो रहता था कि हमें कैसे भी करके हमारा प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। लेबर का हेल्थ अच्छा रहे या ना रहे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं, बस हमें प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना होता है। ये था हमारा पर्सनल मैनेजमेंट के। बट जो हम मॉडर्न अप्रोच में पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, यहां पे हम लेबर को प्रोडक्शन के साथ साथ हम लेबर्स को इंसेंटिव्स भी देते हैं, रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे को पूछा है पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर, मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि पर्सनल मैनेजमेंट हैज अ लिमिटेड स्कोप एंड एन इन्वर्टेड ओरिएंटेशन। बहुत सही, ये तो ट्रू है मेरा। पर्सनल मैनेजमेंट हैज अ लिमिटेड स्कोप होता है। उसके बाद रीजन में क्या बोला है मेरे को? इट व्यूड लेबर एज अ टूल। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे लेबर एज अ टूल देखते थे। द बिहेवियर ऑफ विच वुड बी मैनिपुलेटेड। उनका बिहेवियर को हम क्या करते थे पर्सनल मैनेजमेंट में? अर्लियर टाइम में उनको मैनिपुलेटेड करते थे फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट के लिए हम उनका बिहेवियर को मैनिपुलेट करते थे एंड रिप्लेस, और उनको रिप्लेस कर देते थे जब हमारा काम पूरा हो जाता था। तो ये ऑप्शन भी मेरा सही है। देखिए एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है। बट बस आपको बिकॉज लगा के देखना है कि जो भी मेरा रीजन है वो एसेसन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। पर्सनल मैनेजमेंट हैज अ लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट व्यूड लेबर एज अ टूल द बिहेवियर ऑफ विच वुड बी मैनिपुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्लेस्ड व्हेन इट वाज वॉन्ड आउट। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और रीजन जो है एसेसन को फॉलो कर रहा है। तो ए विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यहां पे एक्सप्लेनेशन भी है आपका। HRM डिफर्स फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट बोथ इन स्कोप एंड ओरिएंटेशन। बोथ इन स्कोप एंड ओरिएंटेशन में डिफर होता है। HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है व्यूड पीपल एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। मैंने बताया था ना, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो होता है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे हम पीपल को एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स देखते हैं, एज एन इंपॉर्टेंट एसेट देखते हैं, टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज एंड द सोसाइटी। तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी हमारे लेबर होते हैं, हम उन्हें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एसेट देखते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्फ ऑल्सो एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। तो ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। हेलो साक्षी, वेरी गुड इवनिंग। हेलो जॉन, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे भी आपको कोड वाला क्वेश्चन है। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट कोड है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम अमॉन्ग द प्रेजेंट एम्प्लॉय इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो भी आपको प्रमोशन मिल रहा है, जो भी आपको ट्रांसफर हो रहा है, जहां पे भी आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 में, क्या वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? आपका जो प्रमोशन होता है, जो भी आपका ट्रांसफर होता है, क्या वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? प्रमोशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे रिजल्ट इन इनब्रीडिंग मतलब यहाँ पे जिसका भी आपका प्रमोशन हो जाता है, यहाँ पे जेलसी आता है। देखिए आपके साथ और एक पार्टनर आपका काम कर रहा था, आपके कॉलीग, बट उसका प्रमोशन हो जा रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग का मतलब यहाँ पे जेलसी आना, भेदभाव आना, तो ये होता है प्रमोशन। क्या प्रमोशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन?
स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है promotion to be effective requires using job posting, personal records and skill banks. क्या होगा इसका आंसर? अगर प्रमोशन को हमें इफेक्टिव बनाना है, रिक्वायर्स यूजिंग जॉब पोस्टिंग, यहां पे हम जॉब उनका पोस्टिंग करेंगे, उनका पर्सनल रिकॉर्ड देखेंगे कि उनका पर्सनल रिकॉर्ड देखेंगे मतलब वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ उनका स्किल्स को भी देखेंगे, उसके बेसिस में हम उनका प्रमोशन करेंगे। क्या स्टेटमेंट तीनों सही बोल रहा है? क्या एक स्टेटमेंट सही बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 सही बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 सही बोल रहा है, या फिर स्टेटमेंट 2 सही बोल रहा है, स्टेटमेंट 3 सही बोल रहा है, या फिर स्टेटमेंट 1 सही बोल रहा है, या फिर स्टेटमेंट 3 सही बोल रहा है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज यहां पे तीनों ही स्टेटमेंट प्रमोशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं और तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर among the present employees an internal source of recruitment. Yes, definitely it's an internal source of recruitment because जो भी promotion transfer होता है आपका वो within the organization होता है। Promotion result in inbreeding, yes, promotion result in inbreeding and that will be not be good for your organization। और स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है कि अगर हमें प्रमोशन को इफेक्टिव बनाना है तो हमें जॉब पोस्टिंग करना पड़ेगा, उनका पर्सनल रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ हम उनके स्किल्स को भी मेजर करेंगे, स्किल्स को देखेंगे, देन ओनली वी विल डू द प्रमोशन वर्क। तो बोथ ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जॉब पोस्टिंग मीन्स नोटिफाइंग वैकेंट पोजिशन बाय पोस्टिंग नोटिस, सर्कुलेटिंग पब्लिकेशंस और अनाउंसिंग एट स्टाफ मीटिंग एंड इन्वाइटिंग एम्प्लॉयज टू अप्लाई। तो ये होता है हमारा जॉब पोस्टिंग। सम कंपनीज डेवलप स्किल बैंक कुछ डेवलप करते हैं दैट लिस्ट करंट एम्प्लॉयज हु हैव स्पेसिफिक स्किल्स। तो ये था मेरा जॉब पोस्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एचआरएम। यहाँ पे आपको एचआरएम के ऊपर पूछा है एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, हड़बड़ी में क्या होता है, आइडेंटिफाई यहाँ पे आपको पूछा है इनकरेक्ट वन, तो स्टूडेंट क्या करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करके आ जाते हैं और उनका -2 मार्क हो जाता है। सॉरी -2 तो नहीं होता है, उनका क्या होता है, उनका वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एचआरएम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। नो सोर्स इन द इज द consequence of the ever increasing offer. An assessment center is a physical location where managers are selected. Selection is said to be right when right people are hired for the right job at the right time. Independent job do not possess great problem in placement. क्या होगा इसका आंसर? देखिए हम यहाँ पे कटिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी में मेरे को बोला है असेसमेंट सेंटर इज अ फिजिकली लोकेशन वेयर मैनेजर्स आर सिलेक्टेड। देखिए असेसमेंट सेंटर में क्या होता है, बहुत सारे मैनेजर्स आ जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है और बेस्ड ऑन दैट उनका सिलेक्शन वहां पे होता है। तो ये ऑप्शन मेरा राइट होगा। ओके, मेरे को इनकरेक्ट पूछा है तो ये वाला मेरा करेक्ट है, ये वाला मेरा क्या है, करेक्ट है, ये वाला मेरा करेक्ट है। उसके बाद सिलेक्शन इज सेड टू बी राइट व्हेन राइट पीपल आर सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो ये बेसिकली आपका सिलेक्शन का क्या बता रहा है, सिलेक्शन का आपका डेफिनेशन बता रहा है कि हमको राइट पीपल को सिलेक्ट करना है, राइट पीपल को हायर करना है एट द राइट टाइम। तो दिस वन इज ऑल्सो माई करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर। तो ये भी मेरा करेक्ट है। इंडिपेंडेंट जॉब डू नॉट पोजेस ग्रेट प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट। तो बहुत सारे अगर इंडिपेंडेंट जॉब से बहुत सारे आपके पोस्ट है तो क्या वो रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट के जरिए में प्रॉब्लम फेस करते हैं? नहीं, ये भी नहीं करता है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो माई करेक्ट आंसर। तो नो सोर्स इज द consequence of an ever increasing job effort. This one is the incorrect one. तो ये था मेरा कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड। तो कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को आप यूज करके इजीली आपका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे आपको असेसमेंट सेंटर के मैं बारे में बताया है। असेसमेंट सेंटर इज नॉट अ फिजिकली लोकेशन बट एन अप्रोच टू सिलेक्ट द मैनेजर बेस्ड ऑन द मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग देयर एबिलिटी टू परफॉर्म क्रिटिकल टास्क। तो यहाँ पे बेसिकली हम असेसमेंट सेंटर में क्या करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि क्रिटिकल सिचुएशंस में डाल देंगे एक एम्प्लॉइज को और यहाँ पे हम मेजर करेंगे कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एन असेसमेंट सेंटर मेथड इज एम्प्लॉयड टू फिल मैनेजरियल पोजीशन। बेसिकली ये मैनेजरियल पोजीशन के लिए काम होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो हमारा असेसमेंट सेंटर होता है वो किस पोजीशन के लिए यूज होता है। बेसिकली मैनेजरियल पोजीशन के लिए यूज होता है फ्रॉम विद इन और टू हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। चलिए प्रॉब्लम्स ऑफ
360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे आपको बेसिकली 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पूछा है कि कौन सा हम प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं। क्या अनसर्टेनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। मान लो यहाँ पे बीच में आप बैठे हो, यहाँ पे आपके सुपीरियर भी आपको इवालुएट करेंगे, यहाँ पे आपको पीयर्स भी आपको इवालुएट करेंगे, यहाँ पे आपको सुपीरियर भी आपको इवालुएट करेंगे, आप खुद अपने आप को भी इवालुएट करोगे, इवालुएट देमसेल्फ, इवालुएट हिमसेल्फ, या फिर इवालुएट बाय हरसेल्फ ऑल्सो, खुद अपने आप को इवालुएट करोगे। यहाँ पे आपको कस्टमर्स को, आपके जो भी बाहरी क्लाइंट्स होंगे, जो भी कस्टमर्स होंगे, वो आपको इवालुएट करेंगे। तो आपका पूरा टोटल 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, क्या अनसर्टेनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स। क्या प्रॉब्लम फेस होता है जब आपके टीम मेंबर्स, देखिए आपके पीयर्स मतलब कौन होते हैं, आपके टीम मेंबर्स होते हैं। जब टीम मेंबर्स के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्या तब होता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रॉब्लम, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व विद द प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमारा टाइम एंड कॉस्ट बहुत लगेगा। क्यों? बिकॉज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैं सबसे अपना रिव्यू करवा रहा हूं, मैं अपने सुपीरियर से भी रिव्यू करवाऊंगा, अपने पीयर से भी इवालुएट करवाऊंगा, अपने क्लाइंट से भी इवालुएट करूंगा। तो सब मेरा इवालुएट कर रहे हैं, तो इसी के लिए मेरा टाइम एंड कॉस्ट बहुत खर्चा होने वाला है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में जाऊंगा, रिव्यूअर्स एंड दोज बीइंग रिव्यूड फेल टू फॉलो अप आफ्टर फीडबैक। ओके, तो जो भी रिव्यू आपके किए हुए हैं वो आपको फीडबैक यहाँ पे बहुत जल्दी मिलता नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये भी हो जाएगा मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 3 हो गया। देखिए ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अभी मेरे को ए एंड डी में, तो लास्ट ऑप्शन मेरे को देखना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसीज एसेट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस रिजल्ट। तो दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रोहन का आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। चलिए, अरेंज द गिवन स्टेप इन सिस्टमेटिक ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आपको जॉब ट्रेनिंग जो मिलता है आपको यहाँ पे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वे में सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। क्या आप प्रेजेंट द ऑपरेशन फर्स्ट करते हो, क्या प्रिपेयर द लर्नर करते हो, क्या फॉलो अप करते हो, या फिर डू अ ट्राई आउट। तो मेरे को देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूं तो मेरे को पता चल रहा है कि फॉलो अप में तो लास्ट में करता हूं। तो मेरा चारों ही ऑप्शन में फॉलो अप तो लास्ट में ही है, 4 1 2 3 1 4 2 3 2 4 1 3 2 1 4 3। तो चलिए फॉलो अप तो मेरा लास्ट में आएगा, मेरे को पता चल गया। अभी मैं देखूंगा क्या होगा, फॉलो अप से पहले क्या हो सकता है। देखिए फॉलो अप से मेरे को, देखिए आप कुछ करोगे देन ओनली तो आप इवालुएट करोगे। फॉलो अप का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इवालुएट कर रहे हो। तो डू ए ट्राई आउट, आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो, ट्राई किए, तो 4 के बाद ही मेरा 3 आएगा। देखिए 4 के बाद 3 कहाँ पे, 4 1 2 3 1 4 2 3 2 4 1 3, और लास्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं डी, इसमें यहाँ पे मेरा 2 1 4 3 है। ठीक है, ट्राई आउट किया तो मेरा ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्रिपेयर द लर्नर। यहाँ पे आप लर्नर को प्रिपेयर करते हो फॉर द जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस। फर्स्ट प्रिपेयर किए, ठीक है सर। फिर प्रेजेंट द ऑपरेशन, फिर उनको बताते हो कि क्या क्या आपको काम करना है, क्या क्या ऑपरेशन आपका होने वाला है। प्रेजेंट द ऑपरेशन, उनको प्रेजेंटेशन दिए, फिर उनको बोलते हो कि आप काम करके दिखाओ, आप कैसे काम कर रहे हो। फिर आपके जो भी ट्रेनर हो, जो भी ट्रेनी होते हैं, जो भी मैनेजमेंट ट्रेनी होते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं। देन करने के बाद आप फिर क्या करते हो, फॉलो अप करते हो, देखते हो कि वो इवेलुएट करते हो, देखते हो कि वो ठीक से काम कर रहे कि नहीं। तो दिस इज द प्रोसेस एंड 2 1 4 3 will be the correct answer for this question. ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए, द मोस्ट कॉमन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये होता है जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ट्रेनिंग मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे आपका इंटर्नशिप हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, कोचिंग हो गया, जॉब रोटेशन हो गया। So these are the some of the common types of on the job training types. Include orientation, job instruction, internship, apprenticeship, coaching and job rotation. तो आपको ये याद रखना होगा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या क्या आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में कौन से मेथड को हम फॉलो करते हैं।
आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा। देखिए यहां पे आपको टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स बताना है, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। यहाँ पे लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। यहाँ पे आपको वाइल्ड कैट स्ट्राइक दिया है, सिंपैथी स्ट्राइक दिया है, सीट डाउन स्ट्राइक दिया है, स्लो डाउन स्ट्राइक दिया है। तो आपको बेसिकली मैच करना है कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है, सिंपैथी स्ट्राइक क्या होता है, सीट डाउन स्ट्राइक क्या होता है, स्लो डाउन स्ट्राइक क्या होता है, और यहाँ पे उनके डेफिनेशन दिए हैं। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो दिशा का आंसर मुझे सी मिल रहा है, रोहन का आंसर ए मिल रहा है, जॉन का आंसर ए मिल रहा है, प्रतीक्षा का आंसर ए मिल रहा है, श्वेता का आंसर डी मिल रहा है। देखिए मैं फर्स्ट चलता हूँ, वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है। देखिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक, वाइल्ड कैट फटाक से, वाइल्ड कैट क्या होते हैं? वाइल्ड कैट मतलब फटाक से स्ट्राइक करते हैं वो। तो ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक अगर आपको आता है तो आपको कीवर्ड याद रखना है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनियन। विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनियन, यूनियन मेंबर के बिना कंसेंट, बिना उनके अप्रूवल लेने के बिना ही ये क्या कर लेते हैं, स्ट्राइक में बैठ जाते हैं, विदाउट द अप्रूवल ऑफ यूनियन। तो ये हो जाता है हमारा वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो 1 का सी देखिए कहां पे है मेरा, 1 का सी यहां पे है, ए में है, डी में है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरा एलिमिनेट। अभी मेरा ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। अभी देखिए, अभी मैं लास्ट ऑप्शन देखता हूं, स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक जब हम पढ़ते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हमारा काम को स्लो कर देना। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए स्लो डाउन स्ट्राइक में हो जाता है, ये बेसिकली किसके ऊपर रिलेटेड होता है? आपका प्रोडक्शन, आपके आउटपुट के ऊपर। तो अगर आपका प्रोसेस, आपका काम को स्लो कर देते हो तो वो किसके ऊपर इंपैक्ट गिरेगा? आपके आउटपुट के ऊपर इंपैक्ट गिरेगा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बेसिकली रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो आपके आउटपुट के। तो 4 का मेरा आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहां पे भी 4 का बी है, यहां पे भी 4 का बी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं सिट डाउन स्ट्राइक। सिट डाउन स्ट्राइक क्या होता है? बैठ जा रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो, सिंपली आप क्या कर रहे हो, बैठ जा रहे हो। अभी अगर हम सिट डाउन स्ट्राइक में देखोगे तो सिट डाउन स्ट्राइक में क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द वर्कर इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो यहां पे बेसिकली कोई भी एम्प्लॉय काम में नहीं जाएगा, सिंपली वहां पे मास बंक करेंगे, कोई भी जाएगा नहीं और सिंपली बैठ जाएंगे। तो ये हो जाता है मेरा सिट डाउन स्ट्राइक। ओके, तो क्या होगा, 3 का डी, देखें यहाँ पे 3 का डी है और यहाँ पे 3 का ए, तो दिस वन विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी टाइप का अगर सिंपैथी स्ट्राइक को अगर हम देखते हैं, सिंपैथी इंग्लिश टर्म में अगर हम देखते हैं, सिंपैथी का मतलब क्या है? दूसरे के प्रति दया भाव। दया भाव देख के हम स्ट्राइक में बैठेंगे। ज्वाइन अ स्ट्राइक ऑलरेडी हेल्ड बाय अदर यूनियन। अदर यूनियन को सपोर्ट करने के लिए जब हम स्ट्राइक करते हैं तब उसे हम बोलते हैं सिंपैथी स्ट्राइक। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन। आई होप वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या है, सिंपैथी स्ट्राइक क्या है, सिट डाउन स्ट्राइक क्या है, स्लो डाउन स्ट्राइक क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि स्लो डाउन स्ट्राइक क्या है तो बता सकते हो, उसी टाइप सिट डाउन स्ट्राइक क्या है बता सकते हो, वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या है। देखिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक जब भी आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको सिंपली एक कीवर्ड याद रखना है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन। आप जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, जब आप ट्रेड यूनियन के मेंबर को पूछते नहीं हो, ट्रेड यूनियन को पूछते नहीं हो और डायरेक्टली जाते हो स्ट्राइक कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो ये वाला आप याद रखिए, इजीली कीवर्ड को याद रखिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप यहां तक आप सबको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करके। देखिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है? वाइल्ड कैट स्ट्राइक एक्शन ऑफन रेफर्ड टू एज अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज अ स्ट्राइक एक्शन अंडरटेकन बाय यूनियनाइज्ड वर्कर विदाउट यूनियन लीडरशिप ऑथराइजेशन सपोर्ट और अप्रूवल। विदाउट यूनियन लीडरशिप ऑथराइजेशन सपोर्ट और अप्रूवल, दिस इज समटाइम टर्म्ड एज अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन। इसे अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन भी बोला जाता है, किसको? वाइल्ड कैट स्ट्राइक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए टॉप लेवल मैनेजर, यहां पे आपको टॉप लेवल मैनेजर के बारे में पूछा है, रिक्वायर्स डैश स्किल्स द मोस्ट। देखिए यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये बेसिकली आपकी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उसके साथ साथ आपका सेट एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है। तो बहुत ही इजी से भी क्वेश्चन है और इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो सिंपली आपको क्या करना है, मेरे साथ इसी तरह आपको जुड़े रहना है और
एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहना है। जो टॉप लेवल मैनेजर हमारे होते हैं, क्या वो टेक्निकल, उनके पास कौन सा स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल। मान लीजिए आपका लेवल होता है, एक टॉप होता है, एक मिडिल होता है, एक मिडिल होता है, और एक मेरा क्या होता है, लोअर लेवल होता है। तो मेरा टॉप लेवल होते हैं, यहाँ पे मेरे बेसिकली हेड बैठते हैं, हेड होते हैं, यहाँ पे मेरे हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सीईओ, सीओओ, ये सब मेरे हेड होते हैं, हेड टॉप ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। और मिडिल लेवल मैनेजर में मेरे जो पोस्ट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ पे मेरे मार्केटिंग मैनेजर बैठता है, यहाँ पे मेरा फिनांस मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो हेड होते हैं उनको हम मिडिल लेवल मैनेजर बोलते हैं। और लोअर लेवल में मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव वर्कआउट कैरिड आउट करते हैं, जो खुद कस्टमर्स के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वो सब मेरे लोअर लेवल में आते हैं। जो एक्चुअली डायरेक्ट वर्क करते हैं, डायरेक्टली जाके कस्टमर्स के साथ मिलते हैं। तो मेरे को जो टॉप लेवल मैनेजर है, तो टॉप लेवल मैनेजर में मेरा हेड होता है, सीईओ होता है, सीईओ होता है। तो ये बेसिकली कौन सा रोल करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे एनालिसिस होता है, एनालिसिस होता है, यहाँ पे आइडिया जनरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, आइडिया को क्रिएशन होता है, एनालिसिस होता है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है, वो प्रोडक्ट का डिजाइन का आइडिया यहाँ पे क्रिएट होता है। तो टॉप लेवल मैनेजर को क्या टेक्निकल स्किल चाहिए? नहीं। देखिए, टेक्निकल स्किल्स मेरा लोअर लेवल को नीडेड है, इसको लोअर लेवल को टेक्निकल स्किल्स, ये मेरा नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड। मैकेनिकल स्किल्स भी मेरा लोअर लेवल में नीडेड है, लोअर लेवल में, तो दिस वन और दिस ऑप्शन विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड। अभी मेरे पास बचता है इंटरपर्सनल और कंसेप्चुअल स्किल्स। इंटरपर्सनल बेसिकली मेरे को मिडिल लेवल में चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स को ऑलवेज नीडेड होता है। तो ये था कटिंग कंसेप्ट, और कटिंग कंसेप्ट यूज करके मेरे को इजीली आंसर मिल गया। तो देखिए यहाँ पे आई होप मैनेजमेंट स्किल्स जो होता है, ये आपको ये याद रखना है, मैनेजमेंट स्किल्स किसने दिया था, रॉबर्ट एल कैज। तो एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्जाम में, जो हमारा मैनेजमेंट स्किल्स होता है, मैनेजमेंट स्किल्स किसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट स्किल्स होता है, इसे किसने दिया था, रॉबर्ट एल कैज ने दिया था, ये याद रखिए। और देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, इनका बेसिकली कौन सा स्किल्स नीडेड होता है, कंसेप्चुअल स्किल्स। इनको कंसेप्चुअल स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, बिकॉज यहां पे ही तो आपका आइडिया जनरेट होता है। तो इसी के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलवेज नीड कंसेप्चुअल स्किल्स। उसके बाद देखते हैं, देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली दे फोकस ऑन दी व्हाट, दे फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली दे नीड ह्यूमन स्किल्स। तो ये स्किल्स भी आप याद रखिए। नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कौन सा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका ह्यूमन रिलेशनशिप एस्पेक्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और ह्यूमन स्किल्स के ऊपर। और जो मेरा टेक्निकल स्किल्स होता है, यहाँ पे जितने भी आपका मैकेनिक काम, इलेक्ट्रिकल हो गया काम हो जाता है, ये सब आपके फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट का काम होता है। ओके, तो दिस आर द वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स दैट नीडेड बाय द थ्री मैनेजर लेवल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज बेसिकली गिवन बाय रॉबर्ट एल कैज। दैट वन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, किसने दिया था, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। और आपको एग्जाम के ओरिएंटेड और तीन चीज याद रखना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाट इज द टॉप लेवल मैनेजर स्किल्स, दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, एंड व्हाट इज द स्किल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दैट इज ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, एंड व्हाट इज द स्किल्स ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर, दैट इज द टेक्निकल स्किल्स दैट नीडेड द मोस्ट। ठीक है। So what is the name of the approach? Name of the approach that suggests that HR strategy should be matched to business strategy. क्या होता है, जो हमारा HR का स्ट्रेटेजी है, कुछ हम HR स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ओके, HR स्ट्रेटेजी बनाते हैं, should be match with the business strategy. जो बिजनेस हमारा, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जो जब HR स्ट्रेटेजी हमारा मैच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको बेस्ट फिट बोलते हैं, या बेस्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं, बेस्ट वैल्यू बोलते हैं, या फिर बेस्ट अप्रोच बोलते हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ अप्रोच। अप्रोच का नाम बताना है दैट सजेस्ट दैट एचआर स्ट्रेटेजी, जो भी आपका एचआर स्ट्रेटेजी बनाओगे। एचआर स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे? आप अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी को देख के ही अपना एचआर स्ट्रेटेजी बनाओगे।
बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब क्या हो जाता है आपका बिजनेस आइडिया। यहाँ पे कुछ आइडिया आपका जनरेट हुआ होगा, यहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग किए होगे और आइडिया जनरेट किए होगे कि मेरे को मेरा बिजनेस को आगे में ऐसा बनाना है, ऐसा डेवलप करना है। उसी के ही लिए आपको ह्यूमन स्किल्स नीडेड है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो मेरे को न्यू डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना है, न्यू डिपार्टमेंट खोलना है, तो उसके लिए आपको कौन नीडेड होगा? वो न्यू डिपार्टमेंट को चलाने के लिए भी तो एम्प्लॉयज को आपको हायर करना पड़ेगा। तो इसी के लिए एचआर स्ट्रेटेजी इज बेस्ट मैच विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो बेस्ट फिट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आप बेस्ट फिट कर रहे हो। जो भी आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, उसको मैच करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स का नीडेड होता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप एचआर ह्यूमन रिसोर्सेस को आपका जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसके साथ मैच कर रहे हो। तो बेस्ट फिट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया जॉन, रोहन, दिशा, श्वेता, बहुत बढ़िया प्रतीक्षा। देखिए बेस्ट फिट अप्रोच क्या होता है। बेस्ट फिट अप्रोच आर्ग्यूज दैट फर्म मस्ट अडॉप्ट देयर एचआर स्ट्रेटेजीज टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द फर्म स्ट्रेटेजी टू इट्स वाइडर एनवायरनमेंट। तो हमेशा बेस्ट फिट अप्रोच क्या होता है, हमेशा आपके जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी होते हैं उसी को लेके, उसी को देख के आप अपना जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आपके, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, उनको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। जो भी आपका मेन बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस प्लान को लेके ही आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट को काम करना होता है। द बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच क्लेम्स दैट सर्टन बंडल्स ऑफ एचआर एक्टिविटीज एग्जिस्ट विच यूनिवर्सली सपोर्ट कंपनीज इन रीचिंग ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग और इंडस्ट्री। तो बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच क्या बोलता है कि बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच को अगर आप यूज करते हो तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन होगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, और आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ऊपर तक ले चलते हो। तो उसको हम बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर। यहां पे आपको पूछा है कि जो भी हमारा एचआर मैनेजर होता है उसका ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होता है। देखिए एचआर मैनेजर दो टाइप का फंक्शंस यहाँ पे करते हैं। एक होता है ऑपरेटिव फंक्शंस, और एक फंक्शंस होता है उनका मैनेजरियल फंक्शंस। क्या होता है? मैनेजरियल फंक्शंस। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो भी आपका एचआर मैनेजर है वो कौन सा टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या पूछा है? ऑपरेटिव फंक्शंस पूछा है। क्या प्लानिंग होता है, क्या ऑर्गेनाइजिंग होता है, क्या कंट्रोलिंग होता है, या फिर प्रोक्यूरमेंट होता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए ऑपरेटिव फंक्शंस के बारे में पूछा है आपका, तो मैं अगर ऑप्शन को देखता हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब मेरा आ जाता है मैनेजरियल फंक्शंस में। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मेरा आ जाता है किसमें? मैनेजरियल फंक्शंस में। और ऑपरेटिव फंक्शंस में मेरा जो ऑपरेशंस, रियल वर्क जो होता है, जैसे प्रोक्यूरमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट, रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्शन, ये सब मेरा आ जाता है ऑपरेटिव फंक्शंस में। जो रियली जो ऑपरेट करते हैं, जो एचआर मैनेजर रियली ऑपरेट करते हैं, ये सब हो जाता है प्रोक्यूरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। और उनका कुछ मैनेजरियल फंक्शंस होता है। मैनेजरियल फंक्शंस में क्या हो जाता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो अगर बोला जाएगा कि बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, आपका बड़ा कॉन्सेप्ट है मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर ही आपका ऑपरेटिव फंक्शंस आता है। तो बड़ा क्या हो जाता है मेरा? मैनेजरियल फंक्शंस। जो भी आपका मैनेजरियल फंक्शंस होता है ये मेरा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ऑपरेटिव फंक्शंस। तो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज मैनेजरियल फंक्शंस में आप प्लानिंग कर लेते हो, ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हो, उसके बाद ही जाके आप अपना ऑपरेशंस को कैरिड आउट करते हो। तो ये था ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे आपको जो एचआर होते हैं वो कौन सा टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं, एक ऑपरेटिव फंक्शंस, एक मैनेजरियल फंक्शंस। तो मैनेजरियल फंक्शंस भी आपको याद रखना होगा। मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर मेरे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब चीज आ जाता है। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। एक मैनेजरियल फंक्शन होता है, एक ऑपरेटिव फंक्शंस होता है, और एक एडवाइजरी फंक्शंस होता है। तो मैनेजरियल फंक्शंस तो मैंने बता दिया, ऑपरेटिव फंक्शंस तो मैंने बता दिया। एडवाइजरी फंक्शंस में वो बेसिकली क्या करते हैं? देखिए कीवर्ड क्या है? एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं? एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो ये था 3 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप ये वाला सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिए। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बट आपको उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको शेयर करना है ये सेशन को आपके जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव है, जो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो पाएगा। और हमारे चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको मिलते रहेगा। वहाँ पे हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हम आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप सबका बेनिफिशियल हो सकेगा। ओके, तो आप मुझे अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कैसा लगा क्लास, और आप मेरे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से और क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स चाहते हो तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए लेके आ सके। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।